हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट करने जा रहे हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे विथ फ्लो चार्ट और माइंड मैप के थ्रू। सो ये सारे टॉपिक हमें कवर करना है। इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस सरप्लस डेफिसिट बजट, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके इम्प्लीकेशन क्या क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं गवर्नमेंट बजट का क्या होता है। सो 7 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। एक तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो इम्पोर्टेंट है, reducing inequality of income and wealth, उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो रीएलोकेशन मतलब बांटना। हमेशा गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज होता है, मनी होता है, उसको उसको बजट के थ्रू थ्रू रीएलोकेट करता है डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी। जैसे क्या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अचीव करना चाहते हैं, उस हिसाब से। और टैक्स कंसेशन है, सब्सिडी दिया करते हैं। देखो टैक्स कंसेशन मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ प्रोड्यूस करना होता है जो ज़रूरी होता है और जो आमतौर पर गरीबों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस पर टैक्स कंसेशन मिलता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे खादी पे टैक्स कंसेशन दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी मतलब होता है कि जो मॉनिटरी हेल्प प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, ये भी है। और कभी कभी गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली वो चीज़ प्रोड्यूस करता है खुद ही, जो कि पब्लिक गुड के लिए होता है। पब्लिक गुड मतलब होता है कि जो 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 दैट इज यूटिलाइज बाई एवरीबडी इंक्लूडिंग पुअर, उस चीज़ को हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि पब्लिक गुड्स, और उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट रीएलोकेट करता है रिसोर्सेज को और टैक्स कंसेशन देता है। अगर मान लो कि आप ऐसे ऐसे कोई भी प्रोडक्शन काम कर रहे हो जिसमें कि जो दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके उसमें, और सब्सिडीज भी देता है। सब्सिडी में मॉनेटरी हेल्प देता है to encourage production of particular product, and that too all these things are given through budget only, बजट में एलोकेट किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हर सोसाइटी में, इवन इंडिया में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ये इस तरह से कुछ लोग रिच और गरीब होना मतलब होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है। इसको रिड्यूस करता है गवर्नमेंट। कैसे रिड्यूस करता है? आमतौर पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे देखो, आमतौर पे हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर टैक्स रिच पे लगाया जाता है और उस पैसे को ऐसे स्पेंड किया जाता है जैसे कि वो गरीबों तक पहुँच सके। लोगों के वेलफेयर स्कीम इंक्लूड करता है गवर्नमेंट, जैसे कि फ्री एलपीजी सिलेंडर का गरीबों को दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ राशन दुकानों पे सस्ते में सामान दिया जाता है। और इस तरह से जो पैसा टैक्स के थ्रू रिच लोगों से कलेक्ट किया जाता है उसको गरीबों तक पहुंचाया जाता है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, और इस तरह से गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर तीसरा है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब होता है कि आपको पता है कि फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन मतलब अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। आमतौर पे कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जब इन्फ्लेशन होता है, जब मान लो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा सप्लाई हो गया, उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गया और हर चीज़ के दाम बढ़ना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करता है? इसको रोकता है। इसको रोकता है कैसे? अपना खर्चा कम कर देता है, रोड वगैरह बनाना ये सब करना कम कर देता है, जिससे कि लोगों के पास कम पैसा जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए। और उससे डिफ्लेशन के समय ये खर्चा अपने इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इंक्रीज जब करता है तो लोगों का पैसा आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट रोड बनवा रहा है 500 करोड़ रुपया लगा के, तो 500 करोड़ रुपया कहाँ आता है? लोगों के पास ही तो आता है। और इस तरह से देयर इज इंजेक्शन ऑफ money in the economy and that lead to overcoming the deflationary situation। deflationary situation मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे कि मार्केट डाउन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट कम, प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बजट यूज किया जाता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट मैनेज करता है, और ये सारे सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, रेलवे हो गया, आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट मैनेज करता है और ये एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए होता है।
तो यहाँ पे ऐसा हम देखने को मिलता है कि जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ऐसा देखने को मिलता है कि इनका जो इनकम होता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि उनका अपना एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट बजट के थ्रू ऐसे एंटरप्राइजेज को पैसा एलोकेट करता है जिससे कि वो चलता रहे, क्योंकि उसको बंद भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आमतौर पे बंद करने से गरीब लोग सफ़र करेंगे, पुअर पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल सफ़र, एंड दैट इज द रीजन वाई दीज एंटरप्राइज आर मैनेज बाई गवर्नमेंट थ्रू बजटरी मेजर्स ओनली, बजट के थ्रू पैसा एलोकेट करके। ठीक है, सो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जब भी प्रोडक्शन वेंचर शुरू करता है, जब भी इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, तो उस समय अब उस समय क्या होता है कि आई मीन जब भी इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, तो फैक्ट्री लगते हैं, रोड बन रहा है और ये सब चीज़ बन रहा है, तो इससे इससे एक तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और दैट इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट करके इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है। ग्रोथ इन द जीडीपी कब होता है? जब हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में। किस फॉर्म में? इंडस्ट्री लगा के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। सो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है हमारा ये फिफ्थ था, सिक्स जो था वो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब होता है कि कुछ एरिया लेस डेवलप है, कुछ एरिया मोर डेवलप है। जैसे बड़े बड़े सिटी जो है बॉम्बे, कैलकाटा वगैरह, ये ज़्यादा डेवलप है, और या छोटे एरिया जो होते हैं वो लेस डेवलप है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी दूर करने की कोशिश करता है कि जो एरिया में लेस डेवलप है वहाँ पे इनकरेज करता है थ्रू टैक्स कंसेशन की आप जाओ फैक्ट्री वहाँ खोलो, आप वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आओ, जिससे कि वो एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस एरिया में आपको लोगों को नौकरी मिले और इस तरह से वहाँ पे इनकम ग्रोथ हो और वो एरिया डेवलप करे। तो ये है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। और इस तरह से गवर्नमेंट ना ज़्यादातर बजट के थ्रू पैसा एलोकेट करता है उस एरिया में डेवलपमेंट लाने के लिए जो कि लेस डेवलप्ड है, और इस तरह से दे ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन डेवलप एरिया एंड लेस डेवलप एरिया। ठीक है, और ये सेवेंथ जो है लास्ट पॉइंट है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करता है, रोड रेलवे वगैरह बनाता है जिसमें कि लोगों को काम मिलता है और इस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। उसके बाद इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम लेके आया हुआ है, हाँ, जैसे कि मनरेगा हो गया, और इन सारे स्कीमों के थ्रू गवर्नमेंट आमतौर पे आई मीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करता है। मनरेगा एक तरह से राइट टू वर्क है जो कि 2005 में शुरू किया गया था, और उसमें गवर्नमेंट को 100 डेज का काम देना जरूरी है, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। ठीक है, सो ये बजट है। बजट का ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट है, 3 नंबर क्वेश्चन जरूर से आता है, सो इसको ध्यान से पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ बजट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट क्या है। देखो, बजट का 2 कंपोनेंट मेन होता है, एक तो रिसिप्ट होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, पहला रिसिप्ट होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है। सो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट देखते हैं। रेवेन्यू, 2 तरह का रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? रेवेन्यू और कैपिटल। तो क्या होता है एक्चुअली कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट? सो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो कि नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास पैसा आ रहा है, सपोज एक मिस्टर ए हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कर्जा लेकर नहीं आ रहा है और वो पैसा अपने एसेट्स बेच कर नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है। सो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स। सो इफ मनी इज कमिंग टू द गवर्नमेंट, बट वो पैसा जो है ना ही गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, ना ही क्रिएट करता है, ना ही एसेट्स में रिडक्शन लाता है, देन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब क्या क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट? टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया। टैक्स मतलब हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं टैक्स के फॉर्म में। पब्लिक जो है गवर्नमेंट को पैसा देता है टैक्स के फॉर्म में, तो वो गवर्नमेंट को चुकाना नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और तो आपको टैक्स में भी पता है क्या टैक्स एक्चुअली क्या है? कंपल्सरी पेमेंट दैट इज मेड बाय पीपल टू गवर्नमेंट फॉर विच देयर इज नो डायरेक्ट रिटर्न, एंड इन दिस सेंस टैक्स डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। 2 तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? वो टैक्स वेयर बर्डन, अगर मान लो किसी पे इम्पोज किया जाता है तो उसी को भरना होता है, वो बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जहाँ पे बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर,
सो यहाँ पे लगाया किसी के ऊपर जाता है और देता को है। मान लो प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो क्या करते हैं, उस टैक्स का प्राइस को प्रोडक्ट में ऐड करके कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दो टैक्स होते हैं, और टैक्स रिटर्न, टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है वो है नॉन टैक्स। यहाँ भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट को के लिए वो लाइबिलिटी नहीं है, कर्ज नहीं है। सो इंटरेस्ट, मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, उसके लिए इंटरेस्ट आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। डिविडेंड, गवर्नमेंट ने अगर मान लो कुछ शेयर खरीद रखा है कंपनी के, और उस कंपनी के शेयर प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि गवर्नमेंट को मिल रहा है बिकॉज ऑफ होल्डिंग शेयर, देन दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये भी एक तरह से नॉन टैक्स रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कोई एसेट्स में डिडक्शन नहीं हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। फी फाइन वगैरह हो गया, ये भी गवर्नमेंट को आता ही आता है, उसे रिटर्न या उसे चुकाना नहीं होता है गवर्नमेंट को। एस्टेट होता है थोड़ा अलग है, ये एस्टेट मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आदमी मर जाता है और उसका प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई नहीं होता, तो गवर्नमेंट वो सारे प्रॉपर्टी वेल्थ अपने पास ले लेता है, और इसको तो इस तरह से गवर्नमेंट से आता है, चुकाना नहीं होता। गिफ्ट और ग्रांट भी इसी तरह का होता है। फॉरफीचर थोड़ा अलग सा है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रेक करता है तो उसे पेनल्टी देना पड़ता है, और वो पेनल्टी एक तरह से फॉरफीचर के रूप में होता है। सो गवर्नमेंट को आता है, उसे चुकाना नहीं होता है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी एरिया में पैसा इन्वेस्ट करता है, रोड वगैरह बनाता है, मेट्रो बनाता है, और ये सब इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अगर आसपास के लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन सारे एरिया में कुछ स्पेशल टैक्स लगा सकता है, उस टैक्स को स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू विच कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। कैपिटल रिसिप्ट में तीन तरह का होता है, एक तो बोरोइंग होता है, रिकवरी ऑफ लोन होता है, और डिसइन्वेस्टमेंट या स्मॉल सेविंग होता है, ठीक है। सो बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है वैसे तो, कैपिटल रिसिप्ट मतलब एनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन द एसेट, दोनों में से कोई भी एक होने से हम उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। चाहे तो वो गवर्नमेंट का लाइबिलिटी, मान लो कि गवर्नमेंट लोन ले रहा है कहीं से, तो चुकाना है, लाइबिलिटी हो गया। सो एनी, पैसा तो आ रहा है लेकिन कर्जा लेके आ रहा है, कर्जा लेना मतलब लाइबिलिटी। सो एनी रिसिप्ट दैट क्रिएट लाइबिलिटी, any receipt that increase liability and lead to reduction in the assets। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है 100 करोड़ रुपये सपोज, लेकिन ये कर्जा लेके आ रहा है, लोन के फॉर्म में आज चुकाना है, सो लाइबिलिटी हो गया। अगर मान लो गवर्नमेंट अपना एसेट्स बेच रहा है, तो उसका एसेट्स कम हो जाएगा, बेच के आ रहा है पैसा। सो अगर कोई भी पैसा गवर्नमेंट का आ रहा है जिससे कि एसेट्स कम हो रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो ऐसे रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसमें दो, बोरिंग ये तो डायरेक्ट है कि हम बोरिंग करें तो हमें चुकाना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। इसमें रिकवरी ऑफ लोन, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्या होता है रिकवरी ऑफ लोन। देखो मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को कुछ कर्जा दे रखा है, मान लो 100 करोड़ रुपये कर्जा दे रखा है, और उससे उससे 1 लाख रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है, 1 लाख रुपये इंटरेस्ट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ये पैसा रिकवर हो जाता है, तो क्योंकि ये पैसा दैट इज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इज एसेट्स गवर्नमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहा है उसे, ठीक है। सो इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट्स है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जब ये पैसा वापस मिल जाता है तो उसका एसेट्स कम हो जाता है, यानी कि अब लाख रुपए जो आ रहा था इंटरेस्ट वो नहीं आएगा। सो इस तरह से रिकवरी ऑफ लोन इज ए कैपिटल रिसिप्ट। वाई? बिकॉज इट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अदर रिसिप्ट, मान लो डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपनी कंपनी को प्राइवेट को बेच रहा है, उससे अगर मान लो कि अभी रिसेंटली एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ में बेच दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया, रिसिप्ट हुआ, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। स्मॉल सेविंग, मान लो कि हम किसान पत्र खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, गवर्नमेंट को चुकाना है उसको दें, व्हेन मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उस समय उसको चुकाना, इसीलिए ये भी हम कैपिटल रिसिप्ट में आता है। सो होपफुली हमको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट दो तरह का होता है, रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट दैट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स, दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा हो, ना ही हमारा बोझ बन रहा है, लोन हो रहा है, ना ही हमें हमारा एसेट्स बेच के आ रहा है, तो ऐसे रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट हो गया, समझ में आ गया। कैपिटल रिसिप्ट तीन तरह के होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट दैट क्रिएट लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है।
अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। मान लो गवर्नमेंट खर्चा कर 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीज खर्चा किया। अब ये खर्चा जो है, इस खर्चे से ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ना ही रोड बिल्डिंग कुछ भी बन रहा है, ना ही इससे इस पैसे से लोन चुकाया जा रहा है। सो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब आप पूछो कि कौन सा खर्चा है ये, फिर जैसे मान लो रेगुलर जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है, सैलरी देना टाइम टू टाइम, ठीक है, वो खर्चा जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, ऐसे खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इस रेगुलर खर्चा जो है गवर्नमेंट का, सैलरी वगैरह देना होता है, आई मीन रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना हो गया, ये सारे खर्चे तो गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, ना ही किसी भी तरह का लाइबिलिटी क्रिएट, ठीक है, ना लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो ऐसे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब दूसरा आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जिससे लाइबिलिटी कम हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर जिससे लाइबिलिटी कम हो रहा है और एसेट्स क्रिएट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये खर्चा किया, और इस 100 करोड़ रुपये खर्चा करने से मान लो रोड बिल्डिंग बन रहा है, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? इससे एसेट्स क्रिएट हो रहा है। मान लो ये 100 रुपये हम किसी को लोन ले रहे थे, उसको लोन चुका दिए, हमारा लाइबिलिटी कम हो गया। सो ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे कि एसेट्स क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी कम हो रहा है, ऐसे एसेट्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बजटरी डेफिसिट के अंदर आते हैं। बजटरी डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। मान लो कि आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, ठीक है, और आपने रिसिप्ट 80 रुपीज़ किया, तो जो 20 रुपया हो गया ना, 20 करोड़, ये हो गया आपका बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट में तो घाटा, ठीक है। सो आपका खर्चा जो 100 रुपया है गवर्नमेंट का खर्चा, लेकिन आप जो पैसा ला रहे हो वो 80 20 रुपया जो है आपका घाटा हो गया, या इसको हमें भरपाई करना पड़ेगा किसी भी तरह से, आइदर बोरोइंग के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कर्जा लेके, किसी भी तरह से हमें ये करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है 3 तरह का डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। हम समझते हैं एक एक करके। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब देखो, रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट को डेफिसिट बोलते हैं। यहाँ रेवेन्यू से शुरू हो रहा है, सो दोनों शुरू हर जगह आप ऐड कर लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपया, सपोज रेवेन्यू में 100 रुपया है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपका 90 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ क्या हो गया आपका? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है गवर्नमेंट को, सैलरी वगैरह, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सब करना ही करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना है आपको हर महीने। सो ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो कि टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू या के थ्रू जो गवर्नमेंट का पैसा आता है, जो कि किसी भी तरह का लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, ना ही किसी तरह का रिडक्शन एसेट्स कर रहा है, तो ऐसे। इसका इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? ये क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट अपना रेगुलर खर्चा भी मीट नहीं कर रहा पर अपने रेवेन्यू से। जैसे मान लो एक घर है, उस घर में रेगुलर खर्चा जो है, फी हो गया, राशन हो गया, ये सब हो गया, हाँ, मान लो 5,000 का खर्चा है, और वो अर्न कर रहा है सिर्फ 3,000 रुपया, तो हम नहीं बोल सकते वो आदमी इतना निकम्मा है कि इतना भी नहीं कमा पा रहा है जितना कि वो अपना रेगुलर खर्चा को भी आई मीन नहीं पूरा कर पा रहा है। उसी तरह से गवर्नमेंट ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू, जो भी पैसा आ रहा है उससे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो था कि फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट और बोरिंग, पैसा से चाहे तो हम आपको कर्जा लेंगे, ठीक है, या हम अपना एसेट्स बेचेंगे। अगर एसेट्स बेचेंगे तो हमारा इनकम जो है कम हो जाएगा, तो अगली बार और हमें लोन लेना पड़ेगा, रिसिप्ट और कम हो जाएगा। बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सो इस तरह से और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम बोरिंग करते हैं और इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करते हैं, अगर हम मान लो कि ये जो 10 रुपया है इसको हम नोट प्रिंट करके इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? उसमें अननेसेसरी पैसा इंजेक्ट होगा और इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर कर्जा लेते हैं तो फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा, हमें फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अभी और फ्यूचर में चुकाना भी पड़ेगा। सो इस तरह से ये इम्प्लीकेशन है आपका रेवेन्यू डेफिसिट का।
अब आता है नेक्स्ट हमारा फिजिकल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब एक्चुअली बोरोइंग होता है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर है इक्वल टू क्या होगा, टोटल रिसिप्ट। जैसे मान लो कि आपका टोटल खर्चा 100 रुपया, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ टोटल खर्चा ले लेते हैं, ठीक है। टोटल खर्चा 100 रुपीज़ है और टोटल रिसिप्ट है आपका टोटल खर्चा जो है 100 रुपीज़ है माइनस टोटल रिसिप्ट जो हो गया 80 रुपीज़ हो गया। और यहाँ पे हम बोरिंग नहीं लेते हैं, एक्सक्लूड बोरिंग, बोरिंग हम जीरो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लूड बोरिंग। तो ये कितना हो गया आपका टोटल ये फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 रुपीज़। 100 रुपीज़ तो आपको आ रहा था टोटल रिसिप्ट से, और आपका टोटल एक्सपेंडिचर था 100 रुपीज़ और टोटल रिसिप्ट कितना था, सिर्फ 80 रुपीज़ था। तो और हम इसमें टोटल रिसिप्ट आप याद रखना कि दो तरह रिसिप्ट जो होता है ना, वो कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी होता है। ये दो देखो, कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट भी होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो हम यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट तो पूरा ले ही रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट में हम दो चीज ले रहे हैं। बोरिंग इसमें तीन होता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपका एक होता है, दूसरा बताया था कि बोरिंग होता है, और तीसरा बताया रिकवरी ऑफ लोन होता है, ठीक है, ऑफ लोन होता है। अब हम यहाँ पे बोरिंग नहीं ले रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं। इसको हम नॉन डेप्ट रिसिप्ट बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। तो इसको हम नॉन डेप्ट रिसिप्ट बोलते, ठीक है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट याद रखना, आप कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं। तो हम बोरोइंग नहीं ले रहे हैं। सो अगर हम बोरोइंग कितना, तो इससे हमें क्या पता कितना बोरो करना पड़ेगा, 20। सो एक्चुअली यहाँ फिजिकल डेफिसिट निकालने का मतलब ये होता है कि ये पता लगाने की बोरोइंग कितना है, ये पता लगाने की बोरोइंग कितना है, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट जो बोरोइंग था, जैसे मान लो कि हमारा बोरोइंग 20 रुपीज़ था और इसमें हम माइनस 18 रुपीज़ कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ क्या हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट 2 रुपीज़ हो गया। अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो था 18 रुपीज़ था, ठीक है, टोटल बोरोइंग जो था 20 रुपये है हमारा, 20 रुपीज़ जो आपका बोरोइंग है। बोरोइंग में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आप कितना ले रहे हो, 18 रुपये निकल ले रहे हो। सो यहाँ पे 20 रुपीज़ टोटल बोरोइंग था। इस बोरोइंग में आपका 18 रुपीज़ था, वो क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए था। 2 रुपीज़ जो आप बोरो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, उस साल का घाटा के लिए, उस साल का डेफिसिट के लिए। सो अगर मान लो कि आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 या 0 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो अच्छी बात है, तो ये याद रखना है कि आप इस साल के घाटे के लिए ज़्यादा बोरो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बोरो कर रहे हो, बट उस जो है पार्ट है बोरोइंग का वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर की गवर्नमेंट ने ले रखा था। सो ये अच्छी बात है। अगर मान लो कि आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है 20 है और यहाँ पे 2 रुपीज़ है, तो यहाँ 18 रुपीज़ आ रहा है, तो ये 0 से बहुत ज़्यादा है, 0 या 0 से कम आसपास नहीं बहुत। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि आप इंटरेस्ट पेमेंट यानी प्रीवियस ईयर के बोरोइंग के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सिर्फ 2 रुपये ले रहे हो, और बाकी 18 रुपये जो आप ले रहे हो किस लिए ले रहे हो, उस साल के घाटे के लिए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जा रहा है, उस साल अपने करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो बोरो कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। सो ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरिंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर दैन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। लो 0 मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये मैंने अभी बताया था। और नॉन डेप्ट, देखो नॉन डेप्ट मतलब कर्जा, वो कैपिटल रिसिप्ट जो कर्जा करता है, बोरोइंग को बोलते हैं हम इसको। और नॉन डेप्ट मतलब चाहे तो मैंने बताया था ना अभी आपको कि कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो उसका 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो बोरोइंग होता है, रिकवरी ऑफ लोन होता है, और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर मान लो कि हम इन दोनों से दोनों को यूज करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन दोनों को, सॉरी बोरोइंग नहीं यहाँ पे, ये नहीं है, हाँ सिर्फ रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसको बोलते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और अगर हम बोरोइंग के थ्रू कर रहे हैं तो इसका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। सो यही चैप्टर खत्म हो रहा है, बहुत आसान चैप्टर है। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।